अगर आप घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो महंगाई आपके बजट को बिगाड़ने वाली है। रियल एस्टेट डेवलपर्स के संगठन क्रेडाई ने एक रिपोर्ट जारी की है और इसमें दावा किया गया है कि आने वाले दिनों में घरों के दाम 10% तक बढ़ सकते हैं। आपको बता दें, क्रेडाई ने 1850 डेवलपर्स के बीच यह सर्वे किया, जिसमें 78% डेवलपर्स ने कहा कि निर्माण लागत 20% तक बढ़ गई है। इसलिए घरों की कीमत में 10% की बढ़ोतरी तय है। डेवलपर्स ने यह भी कहा कि 2 साल में सीमेंट के भाव करीब 100 रुपए प्रति बोरी भी बढ़ गए हैं, जबकि स्टील की कीमत 29,000 रुपए से 90,000 रुपए पर पहुंच चुकी है। इस खबर पर और ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता दीपक यादव है। दीपक, कोई शायद ऐसा पहलू नहीं रहा हमारी जिंदगी का जहां पर महंगाई ने अटैक न किया हो। अब जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि नया घर खरीदेंगे, तो आने वाले दिनों में उनके लिए यह भी मुश्किल हो गया। बिल्कुल स्वाति, नया घर जो खरीदने वाले हैं उनके लिए तो मुश्किल है ही, और लेकिन जो लोग घर खरीद चुके हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में हैं, उनके लिए भी मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ी वजह बन रहा है प्राइस बढ़ने की, वो है रॉ मटेरियल का लगातार महंगा होना। रॉ मटेरियल में 2 बड़ी चीजें हैं, स्टील और सीमेंट। ये बड़ी मात्रा में प्रोजेक्ट में लगते हैं और इन्हीं पर सबसे ज्यादा गाज गिरी है महंगाई की, और इसके अलावा जीएसटी भी इन दोनों प्रोडक्ट पर बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर एक बार कीमतों का जिक्र जैसा कि आपने किया ही कि 100 रुपए बोरी 2 साल में बढ़ा है, और सीमेंट में स्टील में 29,000 रुपए से लेके 90,000 रुपए हो गया है पर टन। इस तरह से तो ये लागत हमें बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन इसका असर जो होम बायर्स पे पड़ रहा है वो बड़ा चिंताजनक है। जो एक लंबी समस्या हम रियल एस्टेट में देखते आए हैं कि प्रोजेक्ट डिले होने की, ये बढ़ती हुई महंगाई, रॉ मटेरियल की महंगाई प्रोजेक्ट को और डिले कर सकती है। आपको बता दूं कि घरों की कीमत में जो 10% की बात इन्होंने की है डेवलपर्स ने, इसके अलावा ये कीमत सिर्फ 10% ही नहीं रहने वाली है। ऑलरेडी अभी करीब 8 से 10% भाव बढ़ चुके हैं। ये मान के चलिए कि 10% और ज्यादा होगी, यानी कम से कम ये 20% पहुंचने वाली है। बढ़ी हुई जो कीमतें हैं उनका बर्डन सीधी तौर पर कंज्यूमर पर ही पड़ने वाला है, क्योंकि डेवलपर्स बहुत मुश्किल है कि अपने मार्जिन के साथ वो समझौता करेंगे। सीधी तौर पर ये पास ऑन करेंगे होम बायर्स के ऊपर, यानी होम बायर्स अगर नया घर खरीद रहे हैं तो उनकी जेब पर ये बर्डन बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन जो लोग ऑलरेडी घर खरीद चुके हैं, जो प्रोजेक्ट जिनके अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसमें क्या होगा कि शायद पोजीशन के टाइम पर बढ़ी हुई कीमतें डेवलपर्स वसूल सकते हैं। ये भी चिंता दिख रही है। अब इसको कम कैसे किया जाए, उसके प्रयास हो रहे हैं। डेवलपर्स लगातार सरकार से बात कर रहे हैं, सरकार से अपील कर रहे हैं, कई तरह की चिट्ठियां उन्होंने लिखी हैं, और उम्मीद क्या कर रहे हैं कि सरकार जो बिल्डिंग मटेरियल के भाव हैं उनको नियंत्रित करने की कोशिश करे, जो एक्सपोर्ट है उसको थोड़ा सा डिस्करेज करे, ताकि लोकल मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में तेजी से सप्लाई हो और भाव थोड़े कम हो। इंसेंटिव मिले ग्राहक को, सब्सिडी मिले ग्राहक को, स्टैम्प ड्यूटी की छूट मिले। इस तरह की छूट अगर डिमांड साइड जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि सप्लाई साइड वो जो भाव बढ़ा हुआ है उसको मैनेज करने की कोशिश की जा सकती है। बिल्डिंग रॉ मटेरियल में जीएसटी इनपुट क्रेडिट को लेकर भी मांग की गई है कि अगर सरकार जीएसटी इनपुट क्रेडिट देती है तो उसका फायदा भी उनको मिलेगा। प्रोजेक्ट की जो कीमतें हैं वो शायद बनी रह सकती हैं, और होम लोन की जो इंटरेस्ट हैं, जो इस वक्त सबसे बेहतरीन इंटरेस्ट रेट कही जा रही हैं, अगर ये ना बढ़ें या जो बनी हुई हैं ये स्थिर रहें और हो सके थोड़ा कम हो जाएं, तो शायद इससे थोड़ा सा निपटने की कोशिश हो सकती है। बिल्कुल, तो आने वाले दिनों में घर के लिए ज्यादा खर्च करने के लिए आपको रहना होगा तैयार। रॉ मटेरियल के बढ़ते खर्च को लेकर क्रेडाई की अहम रिपोर्ट में बहुत जरूरी बातें सामने आई हैं। बहुत धन्यवाद दीपक, हमसे बातचीत करने के लिए। अब करते हैं जरा आपके सेहत की बात। हमारे शरीर का बेहद अहम हिस्सा है लिवर। इस खास अंग के बिना हम बॉडी की सेहत की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन बदलते लाइफस्टाइल और गलत खान पान के चलते हम अपने लिवर को बर्बाद कर रहे हैं। हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस और फैटी लिवर होना तो आम बात हो गई है। लिवर की बीमारियों के चलते दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत भी हो रही है। एक रिसर्च के मुताबिक ज्यादा तला भुना खाने, एक्सरसाइज ना करने, जरूरत से ज्यादा सिगरेट शराब पीने से लिवर खराब होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। आज वर्ल्ड लिवर डे पर हम आपको बताएंगे कैसे अपने लिवर को इन खतरों से आप बचा सकते हैं और रह सकते हैं सेहतमंद। देखिए पहले रिपोर्ट।
भागती दौड़ती जिंदगी, बदलता लाइफस्टाइल और ऊपर से खाने पीने में लापरवाही कई बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। जरूरत से ज्यादा फास्ट फूड, ज्यादा नमक, ज्यादा चीनी का इस्तेमाल हमें बीमार बना रहा है। सिगरेट और अल्कोहल लाइफस्टाइल का हिस्सा बनते जा रहे हैं, जो काफी खतरनाक है। इसके चलते हार्ट अटैक, हाई बीपी, डायबिटीज और लिवर से जुड़ी बीमारियों के मरीज तेजी से बढ़े हैं। बाकी बीमारियों पर तो हम बात करते हैं, लेकिन लिवर की समस्या पर चर्चा कम होती है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 11,60,000 लोगों की मौत हर साल लीवर सिरोसिस के कारण होती है। वहीं दुनिया भर में 7,88,000 लोग हर साल लिवर कैंसर के कारण मरते हैं। भारत में भी लिवर सिरोसिस एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है। WHO के आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर साल लिवर की बीमारी से होने वाली मौतों की संख्या 2,59,000 है। लिवर की बीमारी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि शुरुआत में इसके लक्षण पता नहीं चलते। बीमारी के एडवांस स्टेज पर पहुंचने पर इसके लक्षण का पता चलता है। पेट में राइट साइड ऊपर की ओर लगातार दर्द रहना, शरीर का रंग बदलना, जैसे पैरों में ब्राउन पैचेस, आंखों में पीलापन बना रहना, पैरों में लगातार सूजन का रहना, पैरों की स्किन का रंग बदलना, हमेशा थकान, कमजोरी महसूस करना, वजन का अचानक कम होते जाना, उल्टी चक्कर आना, चिड़चिड़ापन होना, भूख न लगना, आलस आना, पेट का आकार बड़े होते जाना, शरीर लगातार ओवरवेट रहता है। लिवर हमारे पाचन तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। खाना पचाने और शरीर से विषैले पदार्थ निकालने का काम भी लिवर करता है, इसलिए आप भी इसका ख्याल रखें। मोटापे को कंट्रोल करें, ब्लड शुगर कंट्रोल में रखें, शराब और सिगरेट पीना तत्काल बंद कर दें, कोलेस्ट्रॉल और बीपी को नियंत्रण में रखें, हेल्दी और संतुलित खाना खाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें, फाइबर युक्त चीजें जैसे फल सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करें, तला भुना और जंक फूड खाने से बचें, साफ या उबला हुआ पानी ही पिएं, किसी डाइटिशियन की मदद से फूड चार्ट बनवाएं और उसके हिसाब से खाना खाएं, डॉक्टर से पूछे बिना पेन किलर्स या कोई दवा ना लें, लिवर फिट रखने के लिए योग करें। सबसे जरूरी तो यह है कि हम अपनी सेहत का खुद ख्याल रखें, सही खान पान रखें, अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाएं, लेकिन जरा सी भी परेशानी लगे तो तत्काल डॉक्टर से मिलें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान शो में शामिल हो चुके हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सुमित भाटिया हमारे साथ हैं। साथ ही सर गंगाराम अस्पताल के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सौमित्र रावत भी हमारे साथ हैं। दोनों ही खास मेहमान का बहुत ज्यादा हम स्वागत करते हैं इस शो में। सबसे पहले डॉक्टर सौमित्र, आपसे जानना चाहते हैं, लिवर की हम बात करते हैं और जैसा रिपोर्ट में भी कहा गया, लिवर को लेकर लोग लापरवाह भी हैं और उसी से जुड़ी हुई बीमारियां सबसे ज्यादा सामने आ रही हैं। लिवर के दुश्मनों की अगर बात करें या लिवर एज अगर अपने अंग की बात करें, एक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे शरीर के लिए और लिवर को खराब करने के पीछे कौन से कारण होते हैं? थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने के लिए। जो लिवर है बहुत ज्यादा अहम ऑर्गन है। लिवर में ही हमारा डिटॉक्सिफिकेशन और सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो डिटॉक्सिफाई होते हैं और लिवर बहुत अहम है। और जिस तरह आपने भी बताया है कि अगर हमारा खान पान ठीक नहीं होगा, अगर हम बैलेंस डाइट नहीं रखेंगे, एक्सरसाइज रेगुलरली नहीं करेंगे, हेल्दी वेट नहीं रखेंगे और टॉक्सिन्स को अवॉइड नहीं करेंगे, या फिर हमें कोई वायरल इलनेस होती है, वायरसेस जो हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, ई, जो ये वायरसेस हैं, अगर इनका आपको इन्फेक्शन होता है वो भी आपको लिवर को डैमेज करते हैं। और जो इलिसिट ड्रग्स वगैरह हैं और कॉन्टैमिनेटेड नीडल्स हैं, इनसे आपको हेपेटाइटिस बी और सी होता है। और इम्पॉर्टेंट कारण जो है अल्कोहल है। अगर हम अल्कोहल बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं उससे भी लिवर डैमेज होता है। और कोई भी दवाई लें, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वही दवाई लें, ज्यादा मात्रा में ना लें और कोई भी दवाई अपने आप ना लें।
बिल्कुल, आपने काफी जरूरी बातें यहाँ पर की है कि लिवर हमारे लिए जरूरी क्यों है, लिवर मतलब एज एन ऑर्गन क्या काम करता है और किन वजहों से इसमें खराबी आती है। डॉक्टर सुमित, जिस तरीके की हमारी लाइफस्टाइल हो गई है, खासतौर पर जो हम शहरी लाइफस्टाइल जीते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, किसी भी समय खा लेते हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और स्ट्रेस, टेंशन लेना, इसका इम्पैक्ट लिवर पर कितना ज्यादा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पर पिछले 2 साल की हम बात करें, अगर हम सबके लाइफस्टाइल में बहुत बदलाव आए हैं। एक तो बीमारियों ने जकड़ा है, कोविड ने परेशान किया है और लाइफस्टाइल में भी काफी बदलाव आए हैं। क्या पिछले 2 साल में आपके पास ऐसे काफी केसेस आए हैं जिसमें लिवर से जुड़ी हुई समस्या लोग लेकर आए? नमस्कार, थैंक यू। जैसे कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे मौका दिया यहाँ बोलने का। आप बिल्कुल सही कह रही हैं स्वाति। हमारे लाइफस्टाइल से हमारे लिवर डिजीजेस जो हैं उसकी तादाद जो है आजकल की दुनिया में बहुत बढ़ती जा रही है। उसका एक मेजर फैक्टर जो है, जैसे डॉक्टर सौमित्र ने भी बोला, वो है अल्कोहल, शराब का सेवन। शराब का सेवन अपने आप में लिवर के लिए सबसे बड़ा हानिकारक वजह है जिससे कि हमारे अंदर एक लिवर डिजीज डेवलप हो सकती है। बट उसके अलावा जिस बीमारी से आज हम सबसे ज्यादा जूझते हैं वो है फैटी लिवर डिजीज, जिसको हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कहते हैं। कि जो लोग शराब का सेवन नहीं करते उनके भी लिवर की जो बीमारियां हैं उसकी तादाद जो है हमारे देश में और दुनिया भर में जो है वो बढ़ती जा रही है। वो इसलिए बढ़ती जा रही है कि कोई भी शरीर के अंदर जब एक्सेसिव फैट होता है वो जाके लिवर के अंदर जमा होता है और लिवर के अंदर सूजन कॉज करता है, और ये अपने आप में लिवर को खराब करने के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो पेशेंट स्पेशली डायबिटिक्स हैं, जिनके अंदर मोटापा ज्यादा है, जो एक्सरसाइज रेगुलरली नहीं कर रहे या फिर जो अपने खान पान का ध्यान नहीं रख रहे और ज्यादा टाइम जो है वो बैठ के काम कर रहे हैं, चलने फिरने का वाला काम नहीं है, ये वाले पेशेंट्स जो हैं इनके अंदर फैटी लिवर की जो परसेंटेज है वो बढ़ती जा रही है। और कुछ पेशेंट्स में ये फैटी लिवर जो है आगे चल के लिवर सिरोसिस में तब्दील हो जाता है। तो यस, डेफिनेटली लाइफस्टाइल चेंज इज अ मेजर फैक्टर जिससे कि लिवर की डिजीजेस होने का खतरा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है। बिल्कुल डॉक्टर सौमित्र, ये समझना जरूरी है कि हम अपने दिल का ख्याल रखते हैं, हम अपने इनफैक्ट किडनी का भी ख्याल रखते हैं। बहुत ही ज्यादा सिम्टम्स क्योंकि दिल से जुड़े हुए, किडनी से जुड़े हुए हमें एकदम पता चल जाते हैं। जब हम लिवर की बात करते हैं, कौन से सिम्टम्स, अलार्मिंग सिम्टम्स जिनका हमें ख्याल रखना है या हमें वॉच आउट रखना है कि हाँ, अगर शरीर में ऐसे कुछ बदलाव आ रहे हैं मतलब लिवर से जुड़ी हुई कोई समस्या हो सकती है? स्वाति जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। लिवर की जब बीमारी होती है, दिक्कत क्या है कि अर्ली स्टेज में पता बहुत कम चलता है और जब पता चलता है वो लेट स्टेज हो जाती है, जब आपको जॉन्डिस हो जाता है। जब जॉन्डिस होता है तो आपकी जो स्किन है वो येलो हो जाती है, आईज में भी आपकी येलो हो जाती है, आपको इची स्किन होती है, पेशाब आपकी येलो कलर की होती है, स्टूल पेल होता है। जो अर्ली साइंस हैं वो नॉर्मली ये होता है फैटीग, फैटीग अर्ली साइन है। या फिर दूसरा होता है जो लेट में भी आता है, मतलब जिस जगह आपका लिवर होता है वहां आपको भारीपन या दर्द होता है, वहां स्वेलिंग होती है। और कई बार जो सिम्टम्स होते हैं, नौशिया, वॉमिटिंग, वो और जगह भी मिलते हैं। लेकिन वही है जो अर्ली है वो फैटीग है कि आपको कमजोरी आ रही है। जब तक आपको जॉन्डिस होने लगता है कि आपकी पेशाब में पीलापन होने लगता है या आपको ईचिंग होती है स्किन में या आपकी आंखें पीली हो जाती हैं, वो फिर लेट स्टेज हो जाती है। इसीलिए वही है कि आप रेगुलरली आप अपना चेकअप कराते रहिए और अपना जो वेट है उसको बिल्कुल मेंटेन रखना है, बैलेंस डाइट रहनी है, एक्सरसाइज रेगुलरली करना है। और जो अल्कोहल है अगर आप लेते भी हैं बिल्कुल मॉडरेशन में लेना है। जो हमारे यहाँ पटियाला पैक वगैरह की जो वो है कि आपने बहुत ज्यादा लार्ज पैक लिया, 5-6 लार्ज पैक लिए, वो लिवर को बहुत ज्यादा हार्म करता है। अगर आप बहुत कम लेते हैं, सोशली लेते हैं, वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन एक्सेसिव जो है वो आपको नहीं लेना है। और आप जो और गलत चीजें हैं
कि आप इलिसिट ड्रग से आप अवॉइड रखिए, कॉन्टैमिनेटेड नीडल्स आप यूज मत करिए, क्योंकि जो हेपेटाइटिस बी और सी है वो कॉन्टैमिनेटेड नीडल से होता है। सेक्सुअल अगर आपके पार्टनर को हेपेटाइटिस बी और सी है उससे होता है। और जो हेपेटाइटिस ए और ई है वो आपका फूड से होता है, इसलिए आपका ये है फूड को अच्छी तरह वॉश करें और खाइए उसके बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए आपने डॉक्टर सौमित्र की किन बातों का ख्याल रखना है। अब ये समझना भी जरूरी है डॉक्टर सुमित, जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज हैं, दिल से जुड़ी हुई भी परेशानी है या कुछ और परेशानियां हैं जिसको लेकर वो ऑलरेडी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, और ऊपर से अगर लिवर से जुड़ी भी कोई समस्या हो जाए, एक तो क्या ऑलरेडी जिनके अंदर कोमॉर्बिडिटीज है उनको वो ज्यादा प्रोन होते हैं लिवर रिलेटेड डिजीज से, या जिनको ऑलरेडी अगर ये सब बीमारियां हैं उनको अपने लिवर का ज्यादा ख्याल रखना है? ये दोनों सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। जी स्वाति, ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे कि मैंने अपने पहले उसमें भी बताया कि जिन पेशेंट्स को डायबिटीज होती है उन पेशेंट्स में फैटी लिवर की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा रहती है। उसी प्रकार एक और तथ्य है कि अगर पेशेंट को फैटी लिवर डिजीज है तो ये फैटी लिवर डिजीज अपने आप में एक रिस्क फैक्टर होता है पेशेंट को हार्ट डिजीज डेवलप कराने के लिए या फिर पेशेंट को स्ट्रोक जैसी बीमारियां डेवलप कराने के लिए। तो जो पेशेंट्स मोटापे से पीड़ित हैं, जिनके ब्लड शुगर्स कंट्रोल में नहीं है, ये देखा गया है कि इन चीजों के साथ फैटी लिवर एज अ कॉम्बिनेशन पैक आता है। तो अगर हम पेशेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपने खाने पीने में परहेज रखें, अगर रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपने वेट को चेक में रखें, तो वो एक ही साथ इन सारी चीजों से बच सकते हैं। जैसे कि डायबिटीज, हार्ट डिजीज, इन सारी चीजों के साथ जो है वो बच सकते हैं। और जिन पेशेंट्स को ऑलरेडी डायबिटीज है और जिनका वजन ज्यादा है, उन पेशेंट्स में लिवर डिजीज होने की संभावना भी ज्यादा होती है। और कोई भी जब शरीर के दो मेजर अंग इकट्ठे इन्वॉल्व होते हैं तो पेशेंट्स का आउटकम हमेशा पुअर होता है। तो एक डायबिटिक जिसकी शुगर अनकंट्रोल्ड है, जिसका वजन ज्यादा है, उसके लिवर खराब होने की संभावना भी ज्यादा है। सो ऐसे पेशेंट्स को बहुत जरूरी है कि वो अपनी डायबिटीज को चेक में रखें, वो अपनी दवाइयां टाइम पे लें, वो अपने वेट का ख्याल रखें और वो रेगुलर एक्सरसाइज करें ताकि वो फैटी लिवर डिजीज और आगे चल के लिवर सिरोसिस जैसी बीमारियों से भी बचें। बिल्कुल। तो डॉक्टर सुमित भाटिया, डॉक्टर सौमित्र रावत, आप दोनों की बात से ये समझ में आता है कि लिवर का ख्याल रखना है तो हेल्दी खान पान, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना होगा। किसी भी छोटे से भी सिम्टम को नजरअंदाज ना करें। डॉक्टर की सलाह पर भी अगर दवाई खानी है तो उनकी सलाह पर भी दवाई खाएं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। बहुत धन्यवाद करेंगे डॉक्टर सुमित भाटिया, डॉक्टर सौमित्र रावत का हमारे साथ वर्ल्ड लिवर डे पर ये जरूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। वहीं कोरोना की बात करें तो क्या कोरोना का खतरा फिर बढ़ने लगा है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में कोरोना की आंख में चौली लगातार जारी है। देश में कोरोना का हर चौथा मामला दिल्ली एनसीआर से आ रहा है। वहीं सबसे अधिक एक्टिव मामले केरल से हैं। यूपी में सख्ती बढ़ा दी गई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और लखनऊ जैसे शहरों में मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। देश भर में तेजी से वैक्सीनेशन हुआ। ऐसे में कोरोना कमजोर हुआ, पाबंदियां हटी, लोगों के चेहरे से मास्क हटा। लेकिन साथ ही लोगों में कोरोना को लेकर लापरवाही भी बढ़ी। नतीजा ये रहा कि कोरोना एक बार फिर सिर उठाने लगा है। दिल्ली एनसीआर के अलावा केरल में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। हालांकि लगातार 4 दिन से बढ़ रहे मामलों में बीते 24 घंटों में गिरावट आई है। लेकिन अगर हम अलर्ट नहीं हुए तो ये गिरावट फिर बढ़ोतरी में तब्दील हो सकती है। देश भर में बीते 24 घंटों में 1200 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अब देश में कुल एक्टिव मामलों की संख्या 11,860 पर पहुंच गई है। राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा एक्टिव केस केरल में है। यहां एक्टिव मामलों की तादाद 2,466 है। वहीं दूसरे नंबर पर है दिल्ली, जहां बीते दिन 501 नए एक्टिव मामलों के साथ यहां कुल 1,729 एक्टिव मामले हैं। जबकि कर्नाटक में 1,515, असम में 1,349, हरियाणा में 997 और उत्तर प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या 695 है।
हालांकि आंकड़े अभी काबू में है, लेकिन नए मामलों का बढ़ना चिंता का विषय है। देश में एक्टिव मामलों की दर 0.03% है, जबकि रिकवरी रेट 98.8% है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 1247 मामले सामने आए, जबकि इससे एक दिन पहले ये आंकड़ा 2183 पर पहुंच गया था और उसके भी एक दिन पहले यानी 16 अप्रैल को 1150 नए मामले सामने आए थे। पिछले 24 घंटों में कोरोना से एक मौत भी हुई है, जबकि इसी दौरान 928 लोग इससे ठीक हुए हैं। बीते 24 घंटों में 2,61,440 जांच हुई है। वहीं अब तक देश भर में 83 करोड़ 20 लाख लोगों की जांच की जा चुकी है। अब समझते हैं कि आखिर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी क्यों हो रही है। WHO का कहना है कि प्रतिबंधों में ढील मिलते ही लोगों में लापरवाही, वैक्सीनेशन को लेकर कोताही और पब्लिक प्लेस पर मास्क नहीं लगाने के चलते भी कोरोना के मामले बढ़े हैं। भारत की बात करें तो बच्चों में कोरोना के मामले पाए जा रहे हैं। बड़ों का वैक्सीनेशन तो हो गया, लेकिन 12 साल तक के बच्चों में वैक्सीनेशन नहीं होना और बच्चों का स्कूल जाना भी एक बड़ी वजह है। कोरोना फिर से सिर उठा ले, इससे पहले सचेत होना जरूरी है। ऐसे में दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक बैठक कर रही है, जिसमें स्कूली बच्चों के लिए फेस मास्क अनिवार्य करने के साथ ऑफलाइन और ऑनलाइन एजुकेशन यानी हाइब्रिड मोड को लेकर फैसला हो सकता है। वहीं जानकारों ने चौथी लहर की किसी आशंका से इनकार करते हुए लोगों को भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचने और पब्लिक प्लेस पर मास्क लगाने की सलाह दी है, ताकि कोरोना को हराया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात करते हैं शेयर बाजार की। बाजार लगातार 5वें दिन आज लुढ़क कर बंद हुए। निफ्टी 215 अंक गिरकर 17,000 के नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स 700 अंकों से ज्यादा टूटकर 56,463 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी करीब 400 अंकों की गिरावट देखी गई। कारोबार के अंत में आईटी और एफएमसीजी की अगुवाई में सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में ही जाकर बंद हुए। मार्केट में आज कहां सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला और बाजार में इस गिरावट के पीछे की वजह क्या रही है, समझते हैं हमारे सहयोगी अरमान नाहर से। लगातार 5वें दिन भी हमने मार्केट में अच्छा खासा प्रेशर देखा। पूरे दिन भर में उठापटक चलती रही, पर लास्ट के 1 घंटे में काफ़ी दबाव देखा गया और मार्केट जो है वो 17,000 के नीचे जाकर बंद हो गया। अब जो टॉप निफ्टी लूजर्स थे उसमें से कौन कौन थे, जिसमें HDFC लिमिटेड, HDFC लाइफ, हिंदुस्तान यूनिलीवर, SBI लाइफ, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, देखेंगे कि आपको सारे सेक्टर्स में लगभग अच्छे दिग्गज में अच्छी गिरावट देखी गई। और अगर आप अदर लूजर्स की बात करेंगे तो उसमें चंबल फर्टिलाइजर, सोलार एक्टिव फार्मा, L&T इन्फोटेक, माइंडट्री, जेंसार टेक। तो IT सेक्टर का जो अंडर परफॉर्मेंस है वो तो अभी कंटिन्यू रह ही रहा है। अब फोकस में कौन से स्टॉक थे? PCBL था जिसके नतीजे आए थे, जिसके मार्जिन ने आपको खासा निराश करा। कोल इंडिया है जिसका प्रोडक्शन और सप्लाई का डेटा आया था। आइनोस स्टाइलेशन जिसका OFS जो चल रहा है, और वेरोक इंजीनियरिंग जो अपने इंटरनेशनल ग्लोबल लाइटनिंग कारोबार को जिन्होंने बेचने की उसमें खबर भी आई। अब टॉप निफ्टी के गेनर्स कौन कौन थे? उसमें अपोलो हॉस्पिटल, कोल इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक और BPCL, ये टॉप निफ्टी के गेनर्स रहे। अब दूसरे गेनर्स में उसमें आपको मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रो है, अपोलो हॉस्पिटल है, UTI AMC है, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स ने भी लगातार अपनी गेन्स को कंटिन्यू करता जा रहा है। NLC इंडिया है और आपको गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स जो हमारा SIP स्टॉक भी रह चुका है, जो पहला SIP स्टॉक 136 के लेवल पर रहा है। अब बैंक निफ्टी में भी हमने लास्ट के अंत में एक सडन फॉल आता हुआ देखा, और उसमें जो बैंक्स जिसमें सबसे ज़्यादा गिरावट आती हुई उसमें HDFC बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, IDFC फर्स्ट बैंक है। तो कुल मिला के अगर सम अप देखें तो जो मार्केट का जो पेन है वो अभी भी कंटिन्यू है, और हम लगातार 5वें दिन नेगेटिव क्लोज हो रहे हैं, और वो भी अब 5वें दिन जो हम बंद हुए हैं वो 17,000 के नीचे जाकर बंद हुए हैं। चलिए, तो बाजार का हाल हमने अरमान से समझा। हमारे साथ अब अविनाश गोरक्षकर प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज से शो में शामिल हो चुके हैं। अविनाश जी, बहुत स्वागत करते हैं। बाजार में लगातार गिरावट का दौर हम देख रहे हैं। फिलहाल आगे बाजार का जो रुख है कहां पर जाते हुए आप देख रहे हैं, और अभी स्ट्रैटेजी क्या कोई रखे? बिल्कुल, देखिए आज बाजार में वापस काफी बिकवाली देखने को मिली। एक कारण ये था कि क्लियरली FIIs की बिकवाली काफी सिग्निफिकेंट हो गई है। पिछले 2 दिनों में इन्होंने 10,000 करोड़ का माल मार्केट में बेचा है। इस कारण से भी मार्केट में काफी डाउनसाइड वोलेटिलिटी है। दूसरी बात, ग्लोबल हेडविंड्स अभी काफी चैलेंजिंग है। US फेड ने क्लियरली कहा है कि आइदर 50 बेसिस पॉइंट या 75 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, और प्लस हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट मार्केट फेस कर रहा है,
काफी कंपनीज अपने रॉ मटेरियल कॉस्ट को लेके काफी चिंता में है। स्पेशली बैंकिंग को देखे तो बैंकिंग में भी जो बड़े दिग्गज बैंक है जैसे HDFC है, उसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर में ICICI है, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि मार्जिन में थोड़ा प्रेशर आएगा। तो मेरे ख्याल से आई थिंक निवेशकों को थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। मार्केट डेफिनेटली डाउन साइड मोमेंटम में है और अभी हमको लग रहा है कि थोड़ा सा मार्केट को सेटल होने दीजिए। 16,800 या 16,900 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा सा आता है तो क्लियरली थोड़ी सी वैल्यू बाइंग आएगी। बट डेफिनेटली सेक्टर जैसे कैपिटल गुड्स है, फार्मा है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है, वहाँ पे फोकस करिए क्योंकि एक्सपोर्ट से डेफिनेटली कंपनीज का काफी फायदा होगा। तो जो डोमेस्टिक सेक्टर है उनको थोड़ा सा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा सा रुक के काम करिए क्योंकि क्रूड अगर $100 के ऊपर चलता है तो ये डेफिनेटली आगे चल के हमारे डोमेस्टिक सेक्टर्स के लिए नेगेटिव हो सकते हैं। और मार्केट में जैसे पहले स्पीकर ने कहा कि 5 दिन कंटिन्यूसली सेल ऑफ हो रहा है, तो अभी भी मार्केट सेटल नहीं हुए, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए और मेरे ख्याल से मौका आने के बाद इसमें एंट्री करने के अच्छे मौके मिलेंगे। तो बाजार में कॉशियस रहने की स्ट्रैटेजी रखने को कह रहे हैं अविनाश गोरक्ष का। बहुत धन्यवाद करेंगे सर हमारे साथ बाजार पर राय साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं अब। एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम आपने जरूर सुना होगा, जिसमें कंपनी लोगों को लालच देकर एजेंट बनाती है और उन्हें महंगे प्रोडक्ट बेचती है। अगर आप कंपनी के एजेंट बन जाते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति को भी कंपनी का एजेंट बनाते हैं तो कंपनी आपको देती है कमीशन। अब इसी कंपनी पर ईडी ने शिकंजा कसा है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने एमवे की कुल 757 करोड़ 77 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति कुर्क कर ली है। जांच के दौरान ईडी ने पाया कि एमवे डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग नेटवर्क की आड़ में पिरामिड फ्रॉड चला रहा था। कंपनी के सदस्य आगे के ही सदस्यों को लिस्ट में जोड़ रहे थे और कागजी तौर पर उन्हें सामान बेच रहे थे। देश में कोरोना महामारी से प्रभावित होने के बावजूद पिछले एक साल में नई कंपनियों का रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हुआ। 2021 से 2022 के बीच 1,67,000 नई कंपनियां रजिस्टर हुई हैं। ये पिछले वित्त वर्ष यानी 2020 से 2021 के मुकाबले 8% ज्यादा है। पिछले वित्त वर्ष में 1,55,000 नई कंपनियां रजिस्टर हुई थी। नई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन में पहले पायदान पर रहा महाराष्ट्र, जबकि उत्तर प्रदेश दूसरे, दिल्ली तीसरे नंबर पर रही। इसे लेकर कंपनी मामलों के मंत्रालय ने एक बयान भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ड्राइव के तहत देश में कारोबार को आसान बनाने के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। इस वजह से कंपनियों के रजिस्ट्रेशन में बढ़ोतरी देखी गई। गर्मी बढ़ने के साथ ही देश के कई राज्यों में बिजली संकट का खतरा मंडरा रहा है। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में बिजली की कटौती भी शुरू हो गई है। अब महाराष्ट्र सरकार जनता को बिजली का एक और झटका देने वाली है। खबर है इसी महीने के आखिर में लोगों को बिजली का बढ़ा हुआ बिल मिलेगा, यानी आपको बिजली की ज्यादा रकम चुकानी पड़ेगी। बिजली संकट पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक हाई लेवल मीटिंग की है। इस बैठक में टाटा पावर से महंगी बिजली खरीदने का फैसला लिया गया है। आपको बताएं कि रोजाना नासिक और मराठवाड़ा में 8 घंटे तक बिजली कटौती की जा रही है, जबकि मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई में अभी बिजली कटौती नहीं की जा रही। पावर क्राइसिस से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बिजली के दाम बढ़ाना और टाटा पावर से बिजली खरीदने का फैसला किया है। हमारे सहयोगी अनुराग शाह इस पूरी खबर पर हमारे साथ है। अनुराग, एक तो बिजली कटौती, बिजली का संकट और ऊपर से जनता को महंगाई का एक और झटका, बिजली के दाम बढ़ाने की तैयारी, ये कैसा प्लान है महाराष्ट्र सरकार का? देखिए कि देश के कई सारे राज्यों में जो बिजली का संकट मंडरा रहा है आने वाले दिनों में, और वो महाराष्ट्र में भी जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर घंटों की लोड शेडिंग हो रही है। तो इसी को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने आज एक हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें ऊर्जा मंत्री से लेकर बिजली विभाग के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। और उसमें निकल के यही आया कि जो चुनौती है कि जो कोयले की सप्लाई
सप्लाई है वो कम है और इस वजह से जो 40,000 मेट्रिक टन तक की जो कोयले की सप्लाई कम है तो उसकी वजह से जो बिजली का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। और जो डिमांड भी है वो गर्मियाँ जो है जल्दी शुरू हो गई और जो फैक्ट्रीज वगैरह है वो फुल प्रोडक्शन पे काम कर रही है, तो डिमांड जो है 1500 से 2000 मेगावाट की ज़्यादा डिमांड है। तो इसी को देखते हुए ये एक निर्णय लिया गया है कि जो अगले कुछ दिनों तक जो बिजली है टाटा पावर से महंगी बिजली ली जाएगी। अभी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 रुपये प्रति यूनिट तक का है, लेकिन 5 रुपये प्रति यूनिट तक की भी बिजली जो है टाटा पावर से ली जाएगी। इसके अलावा जो महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री है उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की है और महाराष्ट्र की एक जो कोल की खदान है छत्तीसगढ़ के अंदर उससे जुड़ी हुई NOCs वगैरह जल्द देने की मांग की है, क्योंकि अगर कोयला आपूर्ति बराबर हो जाएगी तो बिजली के संकट को दूर किया जा सकता है। तो सरकार का पूरा यही प्रयास है कि जो गाँवों में लोड शेडिंग हुई है उसको शहरों तक नहीं आने दिया जाए और तमाम जो उपाय है उनको जल्द से जल्द लागू किया जाए। धन्यवाद अनुराग हमसे बातचीत करने के लिए। लोकसभा चुनाव होने में अभी 2 साल बाकी हैं, लेकिन कांग्रेस अभी से ही लोकसभा की तैयारियों में जुट गई है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए अब इस बार कांग्रेस प्रशांत किशोर के सहारे है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर प्रशांत किशोर के साथ बैठक हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रशांत किशोर को सिर्फ सलाहकार न बनाकर पार्टी में शामिल होने और नेता के रूप में काम करने के लिए कहा गया है। माना यह जा रहा है प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें प्रशांत किशोर जाने माने चुनावी रणनीतिकार है। वो भाजपा, कांग्रेस, DMK, TMC जैसे कई बड़े दलों के साथ काम कर चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल होने के लिए जोर दे रही है। देश के कई राज्यों समेत उत्तर प्रदेश में कोरोना के ग्राफ बढ़ते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए यूपी सरकार ने स्कूलों में भी बच्चों को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे ही एक स्कूल का जायजा लिया है हमारे संवाददाता पवन त्रिपाठी ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ तौर पर अब ये कह दिया है कि मास्क लगाना बेहद जरूरी है। ये भी उन जिलों के लिए जिनमें सबसे ज्यादा कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हम आपको बता दें कि नोएडा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर स्कूलों में कोरोना वायरस के मामले सबसे ज़्यादा बढ़ते दिखाई दिए हैं, लेकिन किस तरीके से स्कूल को चलाया जा रहा है, किस तरीके से स्कूल में कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है, उसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राघव ग्लोबल स्कूल की प्रिंसिपल मैम से बात करते हैं। मैम, बच्चों को बहुत ज़्यादा इस समय 3rd वेव में परेशानी होती दिखाई दे रही है। आप लोगों ने अपने स्कूल में क्या मेजर प्रिकॉशंस लिए हैं, कैसे कोशिश की है कि किसी बच्चे को इस तरीके का वायरस ना पहुंचे उस तक और उससे किसी पे स्प्रेड ना हो? देखिए, सबसे पहले तो वी हैव इशूड द गाइडलाइंस टू द पेरेंट्स कि बच्चे जो हैं वो विद मास्क आएंगे, एक एडिशनल मास्क बैग में रहेगा और हैंड सैनिटाइजर रहेगा। फ्रॉम द स्कूल साइड हमारा एक हेल्प डेस्क है, मेडिकल रूम है, जहाँ पर वी जनरली टेक केयर कि अगर किसी बच्चे को कफ एंड कोल्ड या फीवर होता है और पेरेंट्स उसको भेज देते हैं तो वी जनरली सेंड द चाइल्ड बैक टू होम। सबसे बड़ी बात है कि स्कूलों में कोशिश की जा रही है कि कोरोना के सभी प्रोटोकॉल नियमों का ध्यान रखा जाए, लेकिन छोटे बच्चे हैं, इन्हें संभाल पाना, इन्हें पूरी केयर के साथ रख पाना काफ़ी मुश्किल होता है। छुट्टी के वक्त जब ये बच्चे बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं होता हुआ दिखाई देता है। फिलहाल अभी जो ताज़ा मामले आए हैं उसके मुताबिक 24 घंटे में 107 मामले नोएडा में आए हैं, जिनमें 33 बच्चे जो 18 साल की उम्र से कम हैं वो कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और ये कई स्कूलों में हैं। जब बच्चे घर की तरफ जाते हैं, छुट्टी होती तो एक एक्साइटमेंट होता है, इसीलिए कहीं ना कहीं सब जल्दी में अपने घर की तरफ पहुंचने के लिए इस कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है कहीं ना कहीं इस पर एक सख्त नियम और सख्त कदम उठाना चाहिए जिला प्रशासन और सरकार की तरफ से, तभी इन बच्चों को आने वाले समय में कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सकेगा। कैमरामैन पीयूष के साथ पवन त्रिपाठी, जी मीडिया, गौतम बुद्ध नगर। महाराष्ट्र के बाद अब उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई हैं। सीएम योगी ने कहा कि लाउडस्पीकर की आवाज धार्मिक परिसर के बाहर नहीं जानी चाहिए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को कानून व्यवस्था सख्त बनाए रखने को कहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज पुलिस अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है। इस बैठक में उन्होंने 2 टूक कहा है कि धार्मिक आजादी सबको है,
लेकिन माइक की आवाज परिसर के बाहर नहीं जानी चाहिए। उन्होंने कहा लाउडस्पीकर से दूसरे लोगों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा योगी ने यह भी कहा कि नए स्थलों पर माइक लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा की जांच जारी है। इस पड़ताल के दौरान दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो अब तक की जांच में दंगों का मास्टरमाइंड बनकर सामने आ रहा है। गले में मोटी सोने की चेन, उंगलियों में सोने की अंगूठी, 1, 2, 3, 4, 5, कलाई पर महंगी ब्रेसलेट, नोटों की गड्डी का दिखावा, 2000 के एक नहीं 11 नोट, महंगी कार, शराब का शौकीन, हाथों में लहराती बंदूक। ये तस्वीरें भर नहीं, ये पत्थरबाज पुष्पा यानी अंसार की मायावी दुनिया है जिसे देखकर कोई भी दंग रह जाए। झुग्गी में जन्मा, आर्थिक तंगी की वजह से चौथी क्लास में पढ़ाई छूट गई, कबाड़ के धंधे में आया, लेकिन अपराध की दुनिया में कदम रखा तो मानो दौलत कदम चूमने लगी। दिल्ली दंगे के मास्टरमाइंड कहे जा रहे अंसार का सच यही बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो अंसार ही है जिसने 16 अप्रैल यानी हनुमान जयंती के दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में उपद्रवियों की अगुवाई की। अंसार की रिमांड कॉपी के पेज नंबर 3 में यह साफ लिखा है कि जुलूस में 400-500 लोग शामिल थे। जुलूस पहले शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रही थी। करीब शाम 6 बजे अंसार 4-5 लोगों के साथ आया और जुलूस में शामिल लोगों से बहस करने लगा। बहसबाजी देखते देखते पथराव और भगदड़ में बदल गई। पुलिस ने हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन पत्थरबाजी और नारेबाजी ने हालात बेकाबू बना दिए। पुलिस की रिमांड कॉपी के मुताबिक हिंसा भड़काने का आरोपी अंसार ही है और अब जांच में अंसार का चेहरा और उसकी जिंदगी की हर परत बेपर्दा होने लगी है। दिल्ली पुलिस ने अपराध की दुनिया से अंसार के रिश्ते का जो खुलासा किया है उससे हर कोई दंग है। बताया जा रहा है कि अंसार आर्म्स एक्ट और मारपीट के केस में जेल की हवा पहले भी खा चुका है। अंसार की क्राइम कुंडली खंगालने के लिए दिल्ली पुलिस ने पश्चिम बंगाल की पुलिस से संपर्क साधा है। यानी दिल्ली पुलिस पूरी तैयारी कर चुकी है इस पत्थरबाज पुष्पा की अकड़ ढीली करने की। दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा। युद्ध के 55वें दिन पुतिन ने अपना वॉर प्लान बदल दिया है। रूस की सेना एक तरफ कीव पर लगातार बमबारी कर रही है तो वहीं दूसरी ओर उसकी नजरें डोनबास पर टिकी हुई है। महायुद्ध के 55 दिन बीत गए। सुलह तो हुई नहीं, लेकिन संग्राम अब महासंग्राम में बदल चुका है। पुतिन की सेना न रुकी और न ही जेलेंस्की की सेना झुकी। दांव अपने अपने हैं। सबसे भीषण जंग अब मरियोपोल में जारी है। रूस की सेना शहर को खंडहर में तब्दील कर चुकी है। मरियोपोल की ये ट्रोल तस्वीर अजोवस्टोल इंडस्ट्रियल जोन पर हुई बमबारी की कहानी बयां कर रही है। रूस का दावा तो मरियोपोल फतह का भी है, जिसे जेलेंस्की बार बार झुटला रहे हैं। हालांकि मरियोपोल के अजोवस्टोल स्टील वर्कर्स में धमाके की आवाजें सुनी जा सकती हैं और यहां से उठता धुआं साफ तौर पर देखा जा सकता है। लवीव में भी लड़ाई तेज हो चुकी है। रूस ने कहा कि उसने लवीव के करीब इकट्ठा किए गए विदेश में बने हथियारों को तबाह किया है। खार्किव में भी मिसाइल से हमले जारी हैं। रूस के ताजा हमलों में 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं क्रामातोर्स्क में भी रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। खार्किव और निकोलेव में रूस की एरोस्पेस फोर्सेस ने कई टारगेट को बर्बाद किया है। आर्टिलरी स्ट्राइक में भी यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। डोनेट्स्क में रूस के Mi-35 दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जेलेंस्की ने आशंका जताई है कि क्रेमलिन डोनबास को बर्बाद करने की तैयारी कर रहा है। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाकर अपनी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई है।
पुतिन का ये अंदाज बता रहा है कि वो पश्चिम के सामने झुकने वाला नहीं है, यानी जंग के जल्द खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फैंस का इंतजार हुआ खत्म। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर हीरोज की दुनिया मार्वल स्टूडियोज की अगली फिल्म थॉर लव एंड थंडर इस साल रिलीज के लिए तैयार है। 8 जुलाई को रिलीज होने वाली इस फिल्म में सुपर हीरो थॉर संन्यास लेते दिखेंगे, लेकिन थॉर की रिटायरमेंट में भी है बड़ा ट्विस्ट। आप देखिए फिल्म की पहली झलक। क्या आ गया है सुपर हीरो थॉर की रिटायरमेंट का टाइम। अपनी सुपर पावर्स त्याग कर थॉर अब साधना में लीन होना चाहता है। फैंस के लिए मजेदार बात यह है कि थॉर की इस सेल्फ डिस्कवरी के रास्ते पर उन्हें दिखेंगे इस सुपर हीरो के कई पुराने दोस्त भी, जैसे कि गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी से स्टार लॉर्ड, एक्स गर्लफ्रेंड जेन फॉस्टर और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के कई और महत्वपूर्ण किरदार। लेकिन पते की बात यह है कि आम जीवन सुपर हीरोज के लिए नहीं होता, इसलिए जब दुश्मन गौर वार करता है तो थॉर साधना भूलकर जुट जाता है गौर के खात्मे में। इस फिल्म की पहली झलक देखकर ही फैंस इंटरनेट पर बेकरार से दिखे। बता दें कि मार्वल स्टूडियोज की फिल्म्स का दुनिया भर में क्रेज ऐसा है कि जब इनकी कोई भी फिल्म किसी भी देश में रिलीज होती है तो सामने कोई भी दिग्गज अपनी फिल्म रिलीज नहीं करता, भले ही वो बॉलीवुड क्यों ना हो। फैंस के लिए तो इनकी फिल्मों की रिलीज किसी बड़े जश्न से कम नहीं। जैसे थॉर लव एंड थंडर में क्रिस हेम्सवर्थ थॉर, नैटली पोर्टमैन जेन और क्रिस पैट गॉर का किरदार निभा रहे हैं। विन डीजल, ब्रैडली कूपर जैसे भी कई बड़े सितारे दिखेंगे इस फिल्म में इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स में। भारत में 8 जुलाई को फिल्म अंग्रेजी के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम में भी रिलीज हो रही है। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई। इंडिया 360 डिग्री में बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी बिजनेस।